भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको आज राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए इतिहास सब्जेक्ट होता है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो सेकंड पेपर होता है हिस्ट्री, उसका पेपर, उसकी ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो होगी आरबीएससी बुक के अनुसार होगी। इसमें मैं किसी गाइड्स या नोट्स से कोई नहीं पढ़ाऊँगी। मैं आपको पहले ये लिखा हुआ है, स्पष्ट आप देख सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें यही लिखा हुआ है कि संबंधित विषय का वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का ज्ञान। आपको 6 से लेकर 10th क्लास तक की जितनी भी बुक्स होती है हिस्ट्री की, वो पढ़नी है। तो उसके अंदर टॉपिक कौन सी है? प्राचीन भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, भूसामरिक सीमाएं और पूर्व ऐतिहासिक काल, सिंधु और वैदिक संस्कृतियाँ। इसका सिंधु और वैदिक जो सभ्यताएं हैं या संस्कृति है, उसकी क्या देखना है? सिर्फ हमको उसको एक तो शहरीकरण देखना है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था देखनी है और उसका साहित्य व समाज का विकास। ये 4 टॉपिक देखने हैं सिंधु और वैदिक सभ्यता से। संस्कृति को या सभ्यता दोनों एक ही हैं। उसके बाद हमको देखना है दर्शन, धर्म और नैतिकता। ये 3 टॉपिक है माध्यमिक स्तर के। उसके बाद महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पुराण संप्रदाय, ये टॉपिक होगा। फिर सल्तनत काल, राज्य व्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक, 3 टॉपिक उसके। फिर भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और सांस्कृतिक संश्लेषण। और उसके बाद है भारत में यूरोपीय लोगों का आना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति। और 18वीं सदी में भारत और 1757 से 1857 तक भारत की औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और बंगाल, मैसूर और मराठा जो युद्ध हुए थे, तीनों आंग्ल मराठा वगैरह हुए थे, जो उन सब का विवरण। और ब्रिटिश की सर्वोच्चता का विकास, ब्रिटिश शासन कब स्टार्ट हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण, उसकी मुख्य विशेषता है, संविधान का निर्माण जो हुआ। और प्राचीन भारतीय सभ्यताएं, नील, यूनान, रोम और चीन। सिर्फ 4 सभ्यताएं हमको देखनी है। और इसी तरह मैं जो पढ़ा रही हूँ आरबीएससी बुक रीट में, जो भी 6 क्लास की सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है, वो 6th क्लास आरबीएससी बुक है, वो हमने पूरी कर ली है। सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता ही 6 क्लास की बुक की है। अभी सिंधु घाटी सभ्यता 9th क्लास में जो है वो पूरी करेंगे। मैं सिर्फ रीट के सिलेबस और टॉपिक के अनुसार ही चलती हूँ। जहाँ टॉपिक मिलेगा वो पूरा कवर करेंगे, चाहे वो 6 क्लास में हो, चाहे वो 7th क्लास में हो, चाहे वो 9th क्लास में हो, चाहे वो 12th क्लास में हो। सबको एक ही जगह स्थापित करके नेक्स्ट टॉपिक को मैं लेती हूँ। तो पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक लिया है, वो 6 क्लास में जितने जितने उसके पॉइंट थे वो क्लियर कर लिए। अब हम करेंगे 9th क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने पॉइंट हैं वो क्लियर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 12वीं क्लास में जितनी भी, या 11th क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता दिया हुआ है हिस्ट्री बुक में, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लेंगे वैदिक सभ्यता। तो इसी तरह मैं टॉपिक के अनुसार, आरबीएससी बुक के अनुसार आपको सारा पढ़ाऊँगी। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, सिर्फ 2 धर्म ही हमको पढ़ने हैं फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग। सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में भक्ति, सूफी आंदोलन वगैरह सब है। और ये है हमको स्नातक स्तर यानी कि सेकेंडरी 12वीं तक का इतिहास, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये जो वह टॉपिक प्राचीन भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये बिल्कुल सरल टॉपिक है, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आरबीएससी बुक से। ये हिस्ट्री बुक है, भारत का इतिहास कक्षा 12, ये देख सकते हो आप। आरबीएससी बुक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। ये इसकी अनुक्रमणिका है, यानी कि भारत का वैभवपूर्ण अतीत, भारतीय इतिहास के स्मरणीय पृष्ठ, बाह्य आक्रमण जो उपनिवेशित काल मैंने बताया था, मुगल काल, और आधुनिक भारत है, इसमें हो जाएगा सारा हमारा। यानी कि जितना भी टॉपिक दिए हुए हैं ना, वो आरबीएससी बुक से ही दिए हुए हैं। हम यूँ गाइड में और नोट्स में और किसी कोचिंग में जाते रहते हैं। तो ये भारत का वैभवपूर्ण अतीत है। और ये फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है ना, उसके अंदर है भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें साहित्यिक स्रोत है, धार्मिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, विदेशी जो देखिए, देखो ये दिया हुआ पूरा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो ये हमारा टॉपिक है ना, ये फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट भाग में, सेकंड भाग में नहीं है। तो हमको इसको पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ ये पढ़ना है कि भारत की संस्कृति का जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। वैसे तो इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन इतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। तो भारतीय सभ्यता व संस्कृति धर्म, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान से प्रारंभ से ही उत्कृष्ट रहे हैं। सभ्यता एवं संस्कृति, भारत को विश्व गुरु का दर्जा किसने दिया? संस्कृति के अनुसार। आर्थिक संपदा की बात करें तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था।
नैतिक व मानवीय आचरण से भी भारत सदैव अग्रणी रहा। अथर्ववेद में के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को क्या कहा गया? भारत भूमि को माता भूमि ही पुत्र हो पृथ्विया, यानी कि पुत्रों की माता है पृथ्वी, धरती के रूप में माना गया। किस में कहा गया? ये अथर्ववेद में। किसको कहा गया? भूमि को, भारत की भूमि को कहा गया कि भारत माता कहा गया अथर्ववेद में, पृथ्वी सूक्त में। ये याद रखना, ये नोट डाउन कर लेना आप। संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में, वसुदैव कुटुंब के रूप में स्वीकार किया गया। और संपूर्ण मानव को कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया की कामना करने वाली हमारी संस्कृति एक आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसे कई उदाहरण है जिसमें प्रकट होता है कि हमारा अतीत अत्यधिक वैभवशाली रहा है। भारत की इन उपलब्धियों का बिंदुवार हम करेंगे, विवरण निम्नानुसार करेंगे। तो भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। प्राचीन काल में जिस संस्कृति ने अपना संपूर्ण विश्व में संचार किया वह भारतीय संस्कृति को और संचार सैनिक आक्रमण नहीं अपितु सांस्कृतिक विनिमय के रूप में था। भारत का इतिहास और संस्कृति आपने प्रारंभिक काल में ही गौरवमयी रही। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर हमें भारतीय संस्कृति का विश्व स्वरूप दिखाई देता है। चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में आज भी उल्लेख है। क्या लिखा हुआ है? ये नोट डाउन कर लें। यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? चीन की दीवार पर। किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास की श्रेष्ठता का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ही नहीं अपितु पश्चिमी इतिहासकारों और विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के उदाहरण प्रकट किए हैं। इतिहास मयूर ने लिखा। कौन सा इतिहासकार कौन था? मयूर ने लिखा। भारत को प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता, वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया के बराबरी नहीं, दुनिया के बराबर हमारा देश नहीं। ये किसने लिखा था? मयूर ने। मयूर कौन होता है? प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता, वनस्पतियों में रहता है। तो इसी के अनुसार हम उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये RBSC बुक का जो स्टेटमेंट है उसको हमको याद तो करना ही पड़ेगा। सर वॉल्टर रेले ने भी क्या लिखा है कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ। यानी सर रेले बताते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय मानव प्राणी का जो भी स्टार्ट हुआ है मानव काल, वो सब भारत में ही हुआ है। कर्नल अलकॉट ने मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष को ही नहीं माना। आज जब फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर को ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई तब उनके उद्गार में यह देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य राष्ट्र सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहे। पाश्चात्य राष्ट्र हमारे पश्चिमी देश जो पूर्व के प्रति ऋणी रहे। मैक्स मुलर ने लिखा है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि मानवीय अंतःकरण और बुद्धि की परिपूर्णता व शक्ति किस देश में अधिक चरम सीमा तक पहुंची है तो संसार के गूढ़ में रहस्यों का विश्लेषण किस देश में हुआ है। तो ये सब कौन कह रहे हैं? मैक्स मुलर कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग भी भारत में रहते थे। बुद्धिमान लोग कहते हो, शक्ति के प्रतीक कहते हो, वो भारतीय लोग थे। और मयूर ने बता दिया प्राकृतिक सौंदर्य वगैरह, और सब ने जितना भी ये स्टेटमेंट लिखा है वो सब आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और प्लेटो, कैट आदि दर्शन के अध्ययन के बाद भी योग्य विषय किस देश के सुझाए गए तो मैं त्रिवार उत्तर दूंगा हिंदुस्तान में। मैक्स मुलर के अनुसार पेरू देश, दक्षिणी अमेरिका अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार पेरू देश जो दक्षिणी अमेरिका है वो अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। जबकि भारत में राजस्थान के मारवाड़ वगैरह होते हैं वो भी तो सूर्यवंशी मानते हैं। और विजयदशमी पर राम शीतोत्सव के बाद में राम जन्मोत्सव आज भी मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार, क्योंकि वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में ही वैभवकालीन समृद्ध रहा। इसके बाद नेक्स्ट में हम पूरा धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे पार्ट में पूरा आपको पढ़ाऊंगी, जम्बूद्वीप वगैरह सब, अग्नि पुराण वगैरह। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।